नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और बातचीत आज होगी भारत जोड़ो यात्रा की, जो नए साल यानी 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और वहाँ के लिए शुरू हो रही है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा पूरा कर लिया है और अब अगले हफ्ते से यानी नए साल से नए प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जो राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है उसमें जाना शुरू कर रहा है। और ये यात्रा उसके बाद फिर ऊपर की तरफ और जाएगी। लेकिन यूपी की बात हम क्यों कर रहे हैं? आवाज़ अड्डा हमने इससे पहले भी कई बार भारत जोड़ो पे किया, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के मद्देनजर इस पर चर्चा बनती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनावों से, राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भारत जोड़ने की एक यात्रा है। और इसी जुड़ाव के लिए उत्तर प्रदेश के और तमाम राजनीतिक दलों को राहुल जी ने चिट्ठी लिखी कि भाई इस यात्रा में आप लोग शामिल होइए और हमारा सहयोग करिए। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि उत्तर प्रदेश के जो 2 बड़े दल इस समय कह सकते हैं विपक्ष में हैं, जो दोनों ने लगभग मना कर दिया, कन्नी काट रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हमको कोई निमंत्रण नहीं मिला है, दूसरे ने तो कहा कि हम बहुत बिजी हैं दरबार, तो कोई ना कोई बहाना बना के इससे कटना चाहते हैं। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है, क्यों ये लोग इस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते, जो कि घोषित तौर पर राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत को जोड़ने की एक यात्रा है। इसी पे आज बातचीत होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राज्य 2024 का चुनाव और दिल्ली का रास्ता माना जाता है कि लखनऊ से होकर ही जाता है। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि लोग कांग्रेस की इस यात्रा से क्यों कट रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ना चाहते, केवल एक मोरल सपोर्ट देने के तौर पे खड़े हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सरल पटेल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सामाजिक चिंतन के एक बड़ी हस्ती अभय दुबे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सरल पटेल जी, क्या आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया है क्या समाजवादी पार्टी को? लोग कह रहे हैं हमको कोई इनविटेशन नहीं मिला है। हेलो जी सरल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सरल पटेल जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। चलिए इनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करिएगा। आशुतोष जी, आपको तो आ ही रही होगी आवाज। जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ आवाज सुन पा रहा हूं। सर देखने में क्या रखा है, आवाज होनी चाहिए बुलंद, है ना? मैं आपको देख पा रहा हूं और दर्शक आपको देख पा रहे हैं, आप भले ही मुझे ना देख पा रहे हो। ये जो राहुल जी का प्रयास है, इसमें तो कोई जुड़ना नहीं चाहता, सब कन्नी काट रहे हैं। अखिलेश जी ने तो पत्रकार से ये तक कह दिया कि तुम्हारी जेब में हो तो दिखाओ चिट्ठी, मैं तो कोई चिट्ठी नहीं आई, और कांग्रेस के लिए हमने सबको भेजा है। ये क्या मसला है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जिसमें जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस जब आमने सामने होते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत उस लिहाज से है नहीं, सिर्फ 3% की पार्टी है। और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को तकरीबन 35-36% वोट मिले थे। जाहिर सी बात है वो अपने आप को एक सीनियर लीडर के तौर पर, सीनियर पार्टी के तौर पर, बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी और वहां अगर अखिलेश यादव जाएंगे तो एक परसेप्शन ये बनेगा कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव राहुल गांधी के पिछलग्गू बन के जा रहे हैं। तो एक तो उसका एक एंगल ये हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन भी किया है और कहा है कि ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी अभी तक उन्होंने साफ तौर पर मना नहीं किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जरूर ये खबर आ रही है कि वो शायद उसमें नहीं जाएंगे और ये कह रहे हैं कि उनका पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। लेकिन अगर आप देखें कि जम्मू कश्मीर में चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, दूसरे लोग हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो उनकी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी एक सीनियर पोजीशन पे है, वहां पर कश्मीर को अलग छोड़ दे हम, तो वहां भी ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस की इस यात्रा को एक राजनीतिक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है,
एक चुनावी यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है और एक कांग्रेस की यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की यात्रा पर देखा जाएगा तो उसमें जो देश के दूसरे विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता उनको वहां जाने में संकोच होगा। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र से पहले जब यात्रा जा रही थी तब यह कहा जा रहा था शायद इनकी यात्रा में शरद पवार शामिल होंगे या फिर उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अंत में शरद पवार भी शामिल नहीं हुए और उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए। उनके बड़े भाई आशुतोष जी, बड़े भाई की भूमिका में तो खाली राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, तो कोई आएगा नहीं क्या? नहीं, ये वो जगह है जहां पे कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। जैसे झारखंड में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लेकिन जूनियर पार्टनर है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लेकिन वो जूनियर पार्टनर है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में थी जेडीएस के साथ लेकिन वह सीनियर पार्टनर है। तो अभी राजनीति है, राजनीति में कोई भी दल एक ऐसे दूसरे दल के की यात्रा में शामिल हो और उसको ताकत पहुंचाए तो ऐसा कोई राजनीतिक दल चाहता नहीं है। राजनीति में बहुत हार्ड बार्गेनिंग होती है और हर आदमी, हर पार्टी अपनी पहचान को लेकर बड़ा सजग होता है। तो अखिलेश यादव भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान को लेकर सजग है, उनको लगता है कि अगर हम जाएंगे तो इनकी इमेज को क्या नुकसान हो जाएगा क्या अखिलेश जी से अगर इसमें जुड़ जाएंगे? तो वो तो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक ये एजेंडा थोड़ी चुनाव लड़ने के लिए हम ये पार्टी बना के जोड़ो कर रहे हैं। देखिए नीरज जी, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में कोई मना कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, आप जबरदस्ती करो पॉलिटिक्स है, वो कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स नहीं है। अगर एक मिनट रुको आप सर आप रुको जरा, पटेल जी को तो ले आए। जो आज मुद्दई है वो सुस्त है, गवाह चुस्त ज्यादा है। मुद्दई जो हमारे साथ हैं सरल पटेल जी, जिनका असली मामला है। पटेल साहब पहले तो ये बताइए, अखिलेश जी ने मना कर दिया है और वो ये कह रहे हैं उनको कोई इन्विटेशन तक नहीं मिला है, सच्चाई क्या है? देखिए, हमने सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को इनवाइट किया है हमारी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए। नफरत के खिलाफ ये यात्रा है, देश जोड़ने की ये यात्रा है और सभी जो इस आइडिया में बिलीव करते हैं वो उनका स्वागत है जुड़ने के लिए। हम जैसा आशुतोष जी ने पहले कहा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक काफी राजनीतिक पार्टीज जो ऑपोजिशन लाइक माइंडेड पार्टीज है वो जुड़ी है और औपचारिक रूप से अभी तक अखिलेश जी या किसी भी उत्तर प्रदेश की पार्टी ने मना नहीं किया है। तो सूत्रों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उनका जो भी ऑफिशियल, जब उनका स्टैंड पब्लिक हो जाएगा तब हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपने उनको पत्र भेज दिया है, अब तक वो पत्र भी मिला है, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सभी लाइक माइंडेड पार्टीज देश की, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, एनसीपी, सभी पार्टीज को। क्या आपने दिल्ली में, और काफी सरल पटेल जी, दिल्ली में केजरीवाल जी को भी भेजा था क्या? केजरीवाल जी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमने देखा है कि जब भी एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की मीटिंग बुलाई गई है उन्होंने उस मीटिंग्स का बहिष्कार किया है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो एक अपने आप को खुद ही लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज में नहीं मानते हैं, तो हमें वी डिड नॉट सी द नीड टू इनवाइट देम इन दिल्ली। अच्छा, तो आपने आम आदमी पार्टी को इनवाइट नहीं किया है और समाजवादी पार्टी को इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने, मैं आपको बताऊं सरल पटेल जी, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको बुलाया गया है और आपका क्या जवाब है इस पर ऑफिशियली, तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं कोई चिट्ठी मिली, अगर तुम्हारी जेब में कोई हो तो दिखाओ। अब पत्रकार की जेब में कहाँ से चिट्ठी आ जाएगी, बुलाया जब उनको गया है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये कहा कि ये छोड़ो ये सब बातें इधर उधर की, ये बताओ बीजेपी को हराएगा कौन? ये उनका ऑफिशियल जवाब है बाइट पे। अब बताइए आप, वो आपको कितना सीरियसली ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को हमने हिमाचल में हराया है और आपने देखा है कि देश के कई राज्यों में हराया है। हम मजबूती से लड़े हैं और हम पक्षधर है ऑपोजिशन यूनिटी के, और उस जो भी ऑपोजिशन यूनिटी होगी उसमें कांग्रेस पार्टी एक मेजर प्लेयर होगी। ये सभी पार्टीज, जो सभी रीजनल पार्टीज है, वो उनको ये बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और कोई भी ऑपोजिशन का यूनाइटेड फ्रंट कांग्रेस पार्टी के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं मानते टीएमसी वाले भी, ममता बनर्जी की पार्टी भी ये मानती है कि हम तो नहीं हैं आपके साथ इस मामले पे, आप हमारे खिलाफ लड़े हैं चुनाव, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो? और आपने उनसे कोई बात नहीं की। ये आज की सब मैं ताज़ा तरीन बता रहा हूँ आपको, तो आपने अपने मन में सोच लिया कि सारे लोग आपके साथ होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि A to Z सभी पार्टीज को इनवाइट किया गया है। कुछ पार्टीज अपने राजनीतिक कैलकुलेशन
के हिसाब से, चाहे वो चाहती होगी कि हमें सेंट्रल एजेंसी ज्यादा तंग ना करे, इसलिए शायद वो घबरा रहे होंगे कुछ यात्रा से जुड़ने के लिए वगैरह वगैरह। बट हमने सभी को इनवाइट किया है, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि सारी ऑपोजिशन लाइक माइंडेड पार्टीज ओपनली इनवाइटेड है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है, लेकिन अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा के लोगों में कोई कांग्रेस का हाथ नहीं है, क्योंकि ये देश जोड़ने की यात्रा है। काफी जब हम 3100 किलोमीटर चले हैं, काफी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी हमसे जुड़े हैं, जो शायद सिविल सोसाइटी ही आपके साथ दिख रही है, एनजीओ दिख रहे हैं, राजनीतिक दल आपके साथ नहीं दिख रहे हैं, और आपको बैटल लड़ना है 2024 का। महाराज, ये सच्चाई है ना? ये बिल्कुल सिविल सोसाइटी दम पे थोड़ी आप लड़ेंगे। सेना हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो। अरे शिवसेना में भी क्या, उद्धव जी ने अपने बेटे को भेज दिया था कि चलो ठीक है खाना पूरी कर लो, जाओ तुम भी चले जाओ। शरद पवार जी के यहाँ से सुप्रिया जी आ गई, चलो देख लो थोड़ी देर के लिए तुम भी। ये तो रिस्पांस आपके सहयोगी दल जिनको आप लाइक माइंडेड मानते हैं उनका है। डीएमके जब फ्लैग ऑफ हुआ था तब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर खुद प्रेजेंट थे। वो जो 3 दिन तमिलनाडु में यात्रा थी, वो तीनों दिन राहुल गांधी जी के साथ थे। तो आई थिंक इसको अंडरप्ले नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं अंडरप्ले नहीं कर रहा हूँ सर। जहाँ से जो भी स्टेट से यात्रा निकली है, वहाँ के प्रोमिनेंट लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज हमारे साथ है। आपने देखा कल महबूबा मुफ्ती जी का भी स्टेटमेंट आया कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला जी डे 1 से कह रहे हैं कि वो यात्रा में हमारे साथ रहेंगे, जब से जम्मू JNK में एंटर होगी तब से वो साथ रहेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी मुझे दिख रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ऑडियो चेक हो रहा है। तब तक मैं चलता हूँ दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, ये क्या हालत है भाई? एक पार्टी कह रही है कि मुझे चिट्ठी नहीं मिली, दूसरी कह रही है मिली है, आ नहीं है। दरअसल मामला गंभीर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर चिट्ठी नहीं भी मिली है और एक राजनीतिक यात्रा निकल रही है जो भारत जोड़ो के लिए निकल रही है, तो उसमें चिट्ठी का इंतजार करेंगे हम, वो सोच विचार करेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे, इसमें जाना है कि नहीं जाना है। ये तो रिस्पांस है यूपी में, जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। देखिए, मैंने तो कभी भी नहीं माना कि भारत जोड़ो यात्रा कोई अराजनीतिक यात्रा है, और यहाँ बैठे हुए जितने भी साथी हैं उनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि ये अराजनीतिक यात्रा है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसका मकसद तुरंत चुनाव की कार्रवाई में भाग लेना नहीं है, चुनाव की कार्रवाई को प्रभावित करना नहीं है, वो दूरगामी दृष्टि से राजनीति को प्रभावित करना चाहती है। ऐसी भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन इस यात्रा का एक चुनावी मर्म है। उस चुनावी मर्म को समझे बिना हम लोग आज जो आपका विषय है उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। और चुनावी मर्म को संक्षेप में दो बातों में कहूंगा। पहले तो मैं राहुल गांधी का वो वक्तव्य दोहराऊंगा जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम ही हरा सकते हैं। ये उसका पहला चुनावी मर्म है। और दूसरा चुनावी मर्म यह है कि ये यात्रा 3000 किलोमीटर की हो चुकी है, और वो लगातार बिना कोई अवरोध के, बिना किसी रुकावट के एक बहुत बड़े वोटरों के समुदाय को संबोधित कर रही है बिना नाम लिए, और वो है मुसलमान वोटर। मेरा मानना है कि कांग्रेस अपनी इस यात्रा से अघोषित रूप से जिस सामाजिक समुदाय को जीतना चाहती है, दोबारा अपने जनाधार का हिस्सा बनाना चाहती है, तो वो है मुसलमान वोटर। क्योंकि वो कह रही है हम नफरत के खिलाफ खड़े हुए हैं, देश तोड़ने के खिलाफ खड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान लगातार टीवी पे होता रहता है, और ये बातें जो कही जा रही हैं शुरू से ही, पहले दिन से ये यात्रा मेरे ख्याल से समाज के सभी समुदायों को संबोधित कर रही है। लेकिन विशेष तौर पर जिस समुदाय के ऊपर उसका फोकस है, वो फोकस है मुसलमान वोटरों की निष्ठा को सारे देश के पैमाने पर दोबारा जीतने में। अच्छा, अब जब इस बात को मैं तो एक साधारण राजनीतिक समीक्षक हूं। जो राजनीतिक नेता है वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से, मुझसे भी ज्यादा जल्दी और ध्यान से, गहराई से इस बात को समझ लिया होगा उन्होंने। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट या तो समाजवादी पार्टी को मिलते हैं या थोड़े बहुत बहुजन समाज पार्टी को मिलते रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ज्यादा बड़े पैमाने पर मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं। कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे से मुसलमानों ने कोई खास उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दिए। तो एक ऐसी यात्रा के साथ जो कि मुसलमान वोटरों की निष्ठा को जीत लेना चाहती है, मेरे ख्याल से ना समाजवादी पार्टी आएगी
और न ही बहुजन समाज पार्टी आएगी। वो दोनों किसी न किसी तरीके से इससे कतराते रहेंगे। इस यात्रा का एक राजनीतिक मर्म है, इस यात्रा का एक चुनावी मर्म है। ये बात सही है कि यात्रा दूरगामी दृष्टि से राजनीति को प्रभावित करना चाहती है, और ये भी एक दूरगामी इरादा ही है कि आज से हम मुसलमान वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। जब लोकसभा चुनाव आएगा, जो कभी काफी दूर है, पूरा का पूरा एक वर्ष पूरा लोकसभा चुनाव के बीच में है, उस समय तक कुछ ना कुछ इस यात्रा का प्रभाव। तो आप ये कह रहे हैं अभय जी कि ये बाकी वाले जो विपक्ष है उसी में आपस में लड़ाई है, इसलिए तो अखिलेश यादव ने पूछा कि लड़ने किससे आ रहे हैं आप? नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, आपकी बात सही है। जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, हाँ। उनके सामने एक सवाल है। वो सवाल ये है कि कांग्रेस जब लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तो वहां पर कांग्रेस उनके साथ क्या सलूक करेगी, उनके साथ सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब मान लीजिए ममता बनर्जी है, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उनके खिलाफ खड़ी होगी या उनके साथ समझौता करेगी, कितनी सीटें उन्हें रहने देगी, कितनी सीटों में खुद दावा करेगी, ये चीज अभी स्पष्ट नहीं है। तो कोई भी क्षेत्रीय शक्ति राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जुड़ सकती है? ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे क्या? धन्यवाद। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा को हम लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन पहले हमारे पास कोई न्योता तो आया नहीं है, और हमको तो ये मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी को भेजा गया है। ये मतलब बड़ी विचित्र सी बात पिछले 2 दिन से चल रही है। कांग्रेस कह रही मैंने भेज दिया है, वो आप कह रहे हैं आपको मिली नहीं है। मैंने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। नहीं, चुटकुला की बात नहीं। एक मिनट आशुतोष जी रुकिए, आपके बगल में कांग्रेस के बैठे हैं भाई। सरल पटेल जी, किसको भेजी चिट्ठी आपने? आशुतोष जी साफ आपके सामने कह रहे हैं उनको कोई चिट्ठी नहीं मिली। अखिलेश जी कह रहे हैं कोई चिट्ठी नहीं आई। उन्होंने पत्रकार से पूछ लिया तुम्हारी जेब में हो, दिखाओ, किसको भेजी आपने? नीरज जी, सभी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि सभी लाइक माइंडेड पार्टीज इनवाइटेड है। शायद कोई इंटरनल कम्युनिकेशन की या इंटरनल कोऑर्डिनेशन की कमी रही होगी किसी पार्टी में, इसलिए शायद। सर, ये तो गोलमोल जवाब है। महबूबा जी के पास चिट्ठी पहुंच गई, फारूक अब्दुल्ला जी के पास पहुंच गई, और यूपी से लखनऊ मात्र 400 किलोमीटर वहां नहीं पहुंच पा रही है। दस्ती पहुंचाते तो अब तक पहुंच जाती। वर्मा जी बताइए। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि चिट्ठी सभी को भेजी गई है, शायद उनके दफ्तर में कहीं रह गई होगी, या आप समाजवादी पार्टी को लाइक माइंडेड मानते हैं कि नहीं? हो सकता है कि आपने लाइक माइंडेड की लिस्ट में उनको हटा दिया, इसलिए नहीं पहुंची हो, ऐसा है क्या? समाजवादी पार्टी लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टी है वो। ओके, डन। सर रुक जाओ बाहर भी रुक जाओ सर, रुक जाओ। आपने अपने पक्ष क्लियर कर दिया। वर्मा जी की बारी। वर्मा जी देखिए, अब वो चिट्ठी कहीं फंस गई है। खैर, एनीवे, चिट्ठी अगर मान लीजिए आपको मिल गई, तब? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें अभय दुबे जी ने क्लियर कर दी हैं। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक भारत की जो है असली यात्रा की तरीके से चल रही है, लेकिन अगर हमारे पास इसके लिए इनविटेशन आता है तो डेफिनेटली हम इसके बारे में सोचेंगे। कोई हमारे कोई जाति तौर से उसमें कोई परेशानी नहीं है कि हम जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बहुत सवाल बुनियादी पूछा है कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये बात अगर एड्रेस हो जाए, अगर चीजें साफ हो जाएं कि हम किस तरीके से जाएं। देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि जो लोग इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव नहीं गए या भारत जोड़ो यात्रा में फलाना विपक्ष का नेता नहीं गया तो विपक्ष की एकता टूट जाएगी, उनके ऊपर मुझे तरस आता है कि अगर इस चीज को देख के आप विपक्ष की एकता देखना चाहते हैं। काफी लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नैरेटिव बनाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा शुरू करी गई एक यात्रा है जिसका नेक मकसद है, जिसको समाजवादी पार्टी ठीक उसको अच्छे मानती है, इसके साथ में खड़ी है, इसकी भावना के साथ में खड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी उसके साथ करेगी। हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, तो डेफिनेटली अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। कहां तक खड़ी होगी जब ये आएगा सवाल, तब हम उसके बारे में विचार करेंगे, तब आपको अच्छा जवाब देंगे। लेकिन हाइपोथेटिकेशन में, डॉक्टर वर्मा जी, हाइपोथेटिकेशन में हम कैसे बता दें कि ऐसा आएगा और वैसा आएगा और फिर हम वैसा करेंगे? नहीं, ऐसा वैसा नहीं सर। अरे वर्मा जी सुनो ना, एकदम साफ है कि उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी, नहीं मिली, चलो किसी कारण से वो अटक गई रास्ते में, लेकिन उसका मजमून ये है खत का कि आपको उन्होंने इन्वाइट किया। लेकिन आपने एक बेसिक सवाल खड़ा किया जो अखिलेश जी ने खड़ा किया है
कि वो आप किससे लड़ने आ रहे हैं, भाजपा को हराएगा कौन, यानी आपने यात्रा के औचित्य पे प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई ये यात्रा तो मैं नहीं, मानता ही ना 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 हाँ। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। हमने इससे मेरा कहां से इंटरप्रिटेशन हो गया ये? और क्या आप ही ने बताया कि किससे आप, देखिए हमने ये पूछा आप किससे लड़ने आ रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, हाँ। आप हमको बताइए। तो इसका मतलब अगर हमें लड़ाई लंबी लड़नी तो आपको शक तो है कि ये एक बार बीजेपी बैठ से के नहीं डिस्कस लड़ेंगे? तो करेंगे। आपको शक है बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? आप इंटरप्रेट कर रहे हो ना उसको, उनका मतलब ये है कि हाँ। आप जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हो तो आप किस तरीके से लड़ाई लड़ोगे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, किस तरीके से बाकी पार्टियां खड़ी होगी। समाजवादी पार्टी एक गठबंधन के साथ में है, हमारे साथ आरएलडी भी है, हमारे साथ अपना दल एस कमेरावादी भी है, हमारे साथ और लोग भी हैं। हम किस तरीके से इसके साथ आएंगे? अरे जब ये बैठने का समय नहीं है। यात्रा राजनीतिक चुनाव के लिए है ही नहीं, तो आपको वो क्या प्लान एक्सप्लेन कर देंगे, हम ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे, प्लानिंग पूरी बता दी। वो कह रहे हैं कि ये तो एक भारत जोड़ो की एक सामान्य यात्रा है, तो उसमें आप क्यों जोड़, ये कैसे चुनाव लड़ा जाएगा इसकी स्ट्रेटजी बताओ, तब मैं आपकी यात्रा में आऊंगा। ये तो आपका सवाल थोड़ा सा ज्यादा वाजिब कैसे मान लें इसको, इसलिए मैं इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग कोई भी काम जो है बिना पॉलिटिकल करे ये अपने आप में एक मतलब समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। और मुझे लगता है आप इतना समझदार हैं। नहीं, मेरे को समझा दिया दुबे जी ने अभी एकदम विस्तार में। तो बिल्कुल उन्होंने साफ समझा दिया। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को लेके वैचारिक तौर पे अभी यात्रा के साथ में एक बार हमारे पास इनविटेशन आए, हम उसको देखें, हम उसको समझे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे साथियों में कुछ लोगों के पास ये संदेश आया है कि आपको यात्रा में आना है, और वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास रिटर्न कुछ नहीं आया। जब एक साधारण सा व्यक्ति जो सोशल मूवमेंट चला रहा है वो कह रहा है कि मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम एक समाजवादी पार्टी जो मुख्य बच्ची दल है वो कैसे बोल दे कि मेरे पास है और हम सोच नहीं रहे हैं, हम खत्म हो जाएंगे या उससे लड़ने जाएंगे। तो ये मुझे लगता है विपक्ष का एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। 2024 से इनसे कोई मतलब नहीं बनते। आशुतोष जी, आपने जवाब सुन लिया, चिट्ठी मिली नहीं है और राजनीतिक यात्रा भले ही, नहीं आप तो मानते ही होंगे राजनीतिक यात्रा है, उस पर बुनियादी सवाल खड़ा हो गया कि लड़ेंगे किससे, पहले प्लान बताओ। तो जो अभय द्विवेदी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो लड़ने की तैयारी है, कि वो जो बाकी का वोट है जिसमें अभय द्विवेदी ने खुल के कहा कि मुसलमानों का वोट, उसके बंटवारे की इशू चक्कर में नहीं आ रहे हैं लोग साथ में। देखिए नीरज जी, हाँ। एक जमाना था जब चिट्ठी लिखी जाती थी, वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस जाती थी, पोस्टमैन उसको उस तक पहुंचती थी और फिर उसमें 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते लगते थे, कभी कोई 15 दिन भी लग जाते थे। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, क्लिक ऑफ अ बटन से वो पहुंच जाता है। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि चिट्ठी वहां से नहीं लिखी गई और चिट्ठी इनको नहीं पहुंची। जाहिर सी बात है, जो बात अभी आशुतोष जी ने कही है उसको ही अगर आप ध्यान से अगर पढ़े तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या होगी। क्या आप हमको ट्रीट कर रहे हैं कि आप हम जूनियर पार्टनर के तौर पर रहेंगे, हम यहाँ बड़ी पार्टी के तौर पर हैं। एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर 3% वोट के साथ है, दूसरी पार्टी जो 35% वोट के साथ है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी हैसियत और अपनी जो स्टेटस है उसको लेके कॉन्शियस है, और वो बिल्कुल ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि वो राहुल गांधी की पिछलग्गू, अखिलेश यादव राहुल गांधी की पिछलग्गू हैं या कांग्रेस पार्टी की पिछलग्गू है समाजवादी पार्टी में। ये कुछ ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस पार्टी जब तक समाजवादी पार्टी को स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर नहीं देगी, तब तक अखिलेश यादव का इस यात्रा में शामिल होना संदिग्ध होगा। हालांकि मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई वहां शामिल ना हो, क्योंकि बीच में जो एम्बिग्युइटी है वो यात्रा को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो ये भी मानते हैं कि यात्रा ठीक है। अभी आशुतोष जी ने बिल्कुल साफ कहा, वो ये भी कह रहे हैं कि इसको अपोजिशन यूनिटी के रास्ते में खलल के तौर पर भी ना देखा जाए। यानी सारी बातें वो कह रहे हैं कि यात्रा के साथ है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है क्या अखिलेश यादव इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और ऐसा लगता है कि शायद उनको हिचक है, और वो हिचक अभी 2-3 दिन के अंदर हो सकता है दूर हो जाए, तो वो जा भी सकते हैं उसमें। लेकिन जैसा शरद पवार ने सुप्रिया सुले को भेजा या उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को भेजा, हो सकता है आशुतोष वर्मा को भेज दे वहां पे जाने के लिए अखिलेश यादव जी। नहीं, आशुतोष वर्मा जी बड़े नेता हैं, जा भी सकते हैं, मैं इस पे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं, यहाँ बड़े नेता का सवाल नहीं है, सवाल नहीं नुमाइंदगी का है। नुमाइंदगी नहीं, आशुतोष जी क्या, ये तो ना टरकाने वाली बात हो गई। मैंने आपको बुलाया कि सर आइए, आपने अपने यहाँ से कोई ऐसे भेज दिया बंदा, जाओ इनके यहाँ एक लिफाफा दे देना 11 रुपए वाला, ये होता है क्या?
ये होता है, लेकिन ये माना जाएगा। ये कैसे माने? ये कोई नुमाइंदगी थोड़ी मान ली जाएगी। अगर बुलाया गया है एक बड़े कॉज के लिए, तो आप उसमें इफ्स एंड बट्स और कंडीशन अप्लाई शर्तें रख रहे हैं कि ये शर्तें पहले क्लियर करो तब मैं आपकी इस पार्टी में आऊंगा। बात आपकी सही है, उसमें उनका हक गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं। ये सारे सवालों का जवाब पटेल जी को देना चाहिए कि आप पहले फंडा क्लियर करिए कि आप ये पार्टी क्यों यात्रा कर रहे हैं, जो कि वर्मा जी पूछ रहे हैं। या आप भी जानते हैं कि ना तो ये पटेल जी क्लियर कर सकते हैं, ना ही आशुतोष। नहीं तो ये तो फिर सर चुनौती खड़ी हो गई ना 2024 के लिए। फिर किस दम पे हम फूले घूम रहे हैं कि हम मोदी को हरा लेंगे, बीजेपी को हरा लेंगे, तो हवाई बातें हो रही। फिर कहेगी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। एक बात से सहमत नहीं हूं, हाँ। ये कि इसको अपोजिशन यूनिटी के में खलल के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। सर पूरी रामायण होने के बाद आप कह रहे हैं कि कहानी फिर से सुनाओ आप मुझे। इसलिए क्योंकि अगर महाराष्ट्र के अंदर हाँ। जहां पे कि सरकार भी चली गई, उसके बावजूद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो, तीनों अभी भी एक साथ खड़े हुए। कोई और चॉइस है क्या? शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है, कोई और चॉइस है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल बात है ना, कोई और चॉइस है क्या? अलग खड़े होकर क्या करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं एनसीपी और उद्धव ठाकरे बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई कांग्रेस अकेली पार्टी है महाराष्ट्र में जो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, लेकिन उद्धव ठाकरे और एनसीपी के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। 2014 में जब सरकार बनी, बहुत दूर तक निकल गई, आशुतोष जी समर्थन दिया, बहुत दूर तक बात निकल गई है, इसलिए वो वापस शायद नहीं जा सकते साथ। वर्मा जी आप इशारा करते आप करिए, फिर उसके बाद मैं हर्षवर्धन पे आ जाता हूँ। आप बताइए सर क्या कह रहे थे आप सब? नहीं, मैं इसको फिर बोल रहा हूँ कि देखिए, किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए ना ये यात्रा हो रही है और ना ये गठबंधन कहीं बनने जा रहा है। अभी जनरल इलेक्शन में पूरे 1 साल 4 महीने हैं और 1 साल 4 महीने में इस देश में बहुत कुछ होना है। बहुत लोगों के 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है इस बारे में तय कर लेना कि कौन मोदी को हराएगा, कौन बीजेपी को हराएगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। सवाल पूछा है ना सर आपने, तैयारी करनी है। ये मेरे मन का सवाल नहीं था, ये अखिलेश जी ने सवाल पूछा, इसलिए मैंने रखा है कि कौन हराएगा बीजेपी को। आप ही ने पूछा, आज ही पूछा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि यही, इसलिए इस बात पे अभी अपनी पार्टी को अपनी जगह मजबूत करिए। हाँ। जो मजबूती होगी उसके बाद उस हिसाब से बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, ये कोई भी कहीं भी अपनी पार्टी अपनी चीजों को मजबूत कर रहा है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार खिसका है पिछले 10 सालों में, ये उसकी तैयारी कर रही है। हाँ, उसका जो बात है, जो मर्म है पूरी यात्रा का, कि भारत को जोड़ना चाहिए, जो टूट गया है, जो वाकई खतरा हुआ है इस देश के सेक्युलरिज्म को, जो इस वाकई खतरा हुआ है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को, उसको जोड़ने की जो बात करते हैं हम उसके साथ खड़े हैं जी। यानी जब तक लेनी देनी तय नहीं हो जाएगी तब तक मैं केवल मन से ऐसे ही बोलने के लिए आपके साथ हूँ। पहले बार्गेन हो जाए, उसके बाद हम पूरी तरीके से खुल के आएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने सुना सबकी चर्चा, आशुतोष जी का पक्ष, कांग्रेस का पक्ष और आशुतोष जी दूसरे वाले और अभय जी का, लेकिन मूल सवाल वहीं घूम के आता जहाँ पे आशुतोष जी ने रखा बात अपनी की इस यात्रा के मकसद पे सवाल। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि एक वो वोट का कैप्चर करने का इरादा अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसमें सारे जो दल है कन्नी काट रहे हैं, कोई खुल के आना नहीं चाहता। महाराष्ट्र में भी जो लोग शामिल हुए उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए। आशुतोष जी कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता बड़ी बात है। आप खाली ऐसे शामिल होने के लिए, नाम करने के लिए, हाँ देखो हम आ गए थे, आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आपका क्या एनालिसिस है यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? नीरज जी, जिसको कहते हैं ना कि वैसे भी बहुत बच के कांग्रेस पार्टी चल रही है और उसमें ऐसी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी तो बेचारे क्या करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आएगी और वो अगर चाहेगी कि अखिलेश यादव या मायावती उनके पीछे चलें तो ये दीवा स्वप्न है। और समाजवादी पार्टी को ये पूरा अधिकार है कि जैसे कांग्रेस उनसे आंख मिचौली कर रही है ना, क्योंकि ये चिट्ठी अब क्यों लिखी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो ये पॉलिटिकल नहीं थी ना, तो अगर पॉलिटिकल नहीं थी और भारत से नफरत हटाने के लिए थी तो देश के सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर कहते कि भाई राहुल गांधी जी यात्रा पर निकल रहे हैं, तिरंगा लेके निकलेंगे, आप सब आएंगे तो अच्छा लगेगा। किसी से कहा क्या? नहीं कहा। ये कांग्रेस पार्टी के नेता को, और उस पर भी क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष दूसरा कोई हो गया है तो कांग्रेस पार्टी में स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी को सबसे बड़ा बनाने वाली यात्रा है भरी।
इसलिए अगर समाजवादी पार्टी को इसमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूं। किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी को अपना हिस्सा देने के लिए कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा करना या किसी इंटेलेक्चुअल को या किसी पत्रकार को, बुद्धिजीवी को दबाव डालना, यह अनैतिक है और इस अनैतिकता से हम सबको बचना चाहिए। क्यों राहुल गांधी की यात्रा में सबको खड़े हो जाना चाहिए? क्या कांग्रेस कितना वोट जोड़ सकती है ये अखिलेश यादव को अब नहीं पता है? और कांग्रेस के साथ कौन कौन जुड़ा? स्टालिन अगर वहां से शुरुआती दौर में आके झंडा थाम के खड़े हुए तो इसलिए खड़े हुए कि कांग्रेस की वहां कोई हैसियत नहीं। अगर महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक नहीं आ पाए तो इसी से समझिए कि वो कांग्रेस के राहुल गांधी को कितना बड़ा नेता समझते हैं। आदित्य और सुप्रिया सुले गए वहां, क्यों गए? क्योंकि ठीक है भाई, एक यात्रा चल रही है, गैर राजनीतिक है, तो उसमें चले गए, मौज मस्ती हो गई। किसी भी जगह पर जिसका जनाधार है वो इस यात्रा के साथ नहीं आया। और कश्मीर के नेताओं के किस्से मत बताइए, वो तो बेचारे गुपकार गठबंधन करके वो तो अपने घर के बाहर 10 लोग जुटाने की स्थिति में नहीं रह गए। इसलिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पास तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, और मैं आपको मैं ये कहूंगा कि मेरी इन सारी बातों में अभय दुबे जी ने जितनी बात बोली है उसको शब्दशः जोड़ लीजिए। मैं शायद आपने मुझे पहले अवसर दिया होता तो मैं वहीं से शुरू करता, लेकिन अब दोहराव ना हो इसलिए वो बोल ही नहीं रहा हूं। अभय दुबे जी ने जो कहा वो सच है और कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं चाहता है कि कांग्रेस बड़ी हो। इसीलिए कांग्रेस को बार बार कहा जाता है कि भैया तुम पूरे देश क्या होता है? देश मतलब किसी राज्य में नहीं जा पाएंगे, किसी जिले में नहीं जा पाएंगे, कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं लगा पाएंगे और कहेंगे पूरे देश में तुम बड़े हो। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले यही शरद पवार ने कहा था कि अपने अपने राज्य में सब मजबूत हो जाए, बाद में हम मिलकर एक गठजोड़ बना लेंगे। लेकिन यहां मुझे एक बात की हैरानी होती है कि इस बात को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा कहते हैं तो उनकी बात समझ में आती है, उनको रणनीतिक तौर पर कहना है। लेकिन आशुतोष जी भी वही बात कह रहे हैं, एकदम सपा प्रवक्ता ने जो लाइन बोली है वही आशुतोष जी कह रहे हैं कि इसको अपोजिशन यूनिटी के तौर पर ना देखा जाए। वो हम लोगों को क्यों कहना? हमें तो ये साफ दिख रहा है कि एक यात्रा है जिस यात्रा में कांग्रेस अपनी गेम प्लान के साथ चल रही है और वहां समाजवादी पार्टी एकदम क्लियर है कि भैया हमारा वोट बैंक लेने आ रहे हो, हम ही को कहोगे पीछे पीछे चले। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है और यही होना भी चाहिए। कांग्रेस की यात्रा बिना किसी योजना के है, सिर्फ राहुल गांधी को किसी तरह से खड़ा कर देने के लिए। सरल पटेल जी। नीरज जी, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने पहले तो कहा कि ये कांग्रेस को बड़ा करने की यात्रा है, ये कोई कांग्रेस पार्टी को बड़ा करने की यात्रा नहीं है, देश को जोड़ने की यात्रा है। जहां तक सर आपके नेता कह रहे हैं राहुल जी कि देश में कहीं कोई नफरत नहीं, सब जगह प्यार है। सर आप भी सुन लीजिए जी, चब्बर बोलिए। सरल पटेल जी बोलने दीजिए पहले। हाँ बोलिए। नहीं बोलने दीजिए, फिर मुझे 10 सेकंड। हाँ दूंगा मैं बिल्कुल आऊंगा सर। देश में हर एक गाँव हर एक कस्बे में हमारी प्रेजेंस है, हम बड़ी पार्टी है। और जहां तक बात है राहुल गांधी जी को बड़ा करने की, तो ये राहुल गांधी जी की भी यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी एक माध्यम है इस यात्रा में और ये देश जोड़ने की यात्रा है। राहुल गांधी जी एक एस्टैब्लिश लीडर है इस देश में। हर्षवर्धन जी को ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बुनियादी बात इन्होंने पूछी कि ये किससे लड़ने की यात्रा है। तो ये यात्रा है जो हाथरस में दलित बेटी की उत्पीड़न करती है, उसको रातों रात को 3 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके खिलाफ ये यात्रा है। सोनभद्र में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जाती है और जब वो उसका विरोध करते हैं तब उन पे गोलियां चलाई जाती है। ये इसके खिलाफ ये यात्रा है। तो ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जो वॉइसलेस है देश में उनको आवाज देने की यात्रा है। जो कमजोर है इस देश में, सरल पटेल जी करने की ये गॉट योर पॉइंट सर, टेक इन योर पॉइंट। मैं दोबारा वही सवाल रिपीट करता हूं जो अखिलेश जी ने पूछा। वो ऐसा सवाल पूछा ना कि पूरी यात्रा पे प्रश्न लग गया। वो कह रहे हैं कौन हराएगा, ये किस लिए आप लड़ाई कर रहे हैं? आप जो बता रहे हैं बातें वो सब आशुतोष वर्मा जी को मालूम है, वो तो उत्तर प्रदेश के ही हैं।
लेकिन फिर भी वो आपकी यात्रा में जुड़ने से पहले सवाल कर रहे हैं, यानी बेसिक क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। हर्षवर्धन 10 सेकंड आपके 2 बजे आपके पास आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। मैं सिर्फ ये याद दिलाऊं, देखिए इसमें कहीं कोई, मैं यही कह रहा हूं ना कि हम लोगों को क्यों गोल गोल घुमाना, हमें कौन सी राजनीति करनी है, किसी को जिताना हराना है। आप राहुल गांधी जी का लाल किले का भाषण सुनिए, उसमें वो कहते हैं, और शब्दशः मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ठीक से मैं इस यात्रा को देख रहा हूं, 2800 किलोमीटर चलकर मैं आया। लोग कहते थे पूरे देश में मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, बाद में वो थोड़ा हास्यास्पद हो जाते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, सुअर, पता नहीं क्या क्या, किसी को किसी ने नफरत से नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। तो सवाल ये कि क्या लाल किले पर ही इसका समापन हो जाना चाहिए था? फिर अगर मैं मानूं, अगर ये कह रहे हैं कि नफरत को खत्म करने के लिए निकले थे, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा क्लियर होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को एकदम स्ट्रेट हिट करना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर है, पूरे देश में हम उसका संगठन मजबूत करने के लिए चल रहे हैं, राहुल गांधी हमारे आधार स्तंभ है, इनके बिना हम चले, ये कहना चाहिए ना। और ये कहते हुए सभी विपक्षी दलों को कहना चाहिए कि आप हमारे साथ आइए, हमारे नेता के साथ चलिए, हम आपकी ताकत, इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये कहें तो हर्षवर्धन जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब आप देखिए बड़ा नेता कैसे बनता है, जब वो चुनाव जीते या जितवाए। जब ये राजनीतिक यात्रा है ही नहीं तो वो किस बात के लिए बड़ा बनने? कोई एनजीओ क्या है कांग्रेस पार्टी के? एनजीओ के सबसे बड़े सीईओ हैं राहुल गांधी जी, वो मान ही नहीं रहे ना, अभी तक मान नहीं रहे, वो कह रहे ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो फिर वो किस बात के लिए बड़ा बनेंगे? नहीं, मैं लेकिन टेक्निकल अपने को फंसा लिया लोगों को तो पता है ना, अखिलेश यादव तो जानते हैं ना कि ये यात्रा क्या है। नहीं, ये तो हमको पता है, आपको पता है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन करना चाहती, जो अभय जी ने भी बताया। अब ऑफिशियल चैनल से जो बात कही जा रही है, मैं तो उस पर लेके आ रहा हूँ। अभय द्विवेदी जी, आप जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बोलिए सर। थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो पहले बात कही थी उसके पीछे एक मेरा परिप्रेक्ष्य है जी। और वो परिप्रेक्ष्य ये है कि कांग्रेस अपने अच्छे दिनों में जिन राज्यों में उसका प्रदर्शन खराब भी रहता था, वहां पर विधानसभा चुनावों के मुकाबले लोकसभा चुनावों में उसके वोट अपने आप बढ़ जाते थे। आप उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप गुजरात का रिकॉर्ड देख लीजिए, विधानसभा चुनाव गुजरात में वो लगातार हारती थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव होता था कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर जाता था, उसके वोट भी बढ़ते थे और वो विधानसभा के मुकाबले बेहतर चुनावी नतीजा भी निकालती थी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता था। आप देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस मुद्दतों से नहीं जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे 2009 में बहुत अच्छे रहे थे। तो मैं कहता हूं कि ये इस स्थिति से कांग्रेस की जो गिरावट है कि उसके ना तो उससे कांग्रेस के अंदर उसका जो राष्ट्रीय महत्व है उसका काफी क्षय हुआ था। यानी जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने उतरती है तो दिल्ली के मुसलमान भी सोचते हैं कि भाई कांग्रेस आम आदमी पार्टी से शायद थोड़ा बेहतर है, इसको हम वोट दे दें। दूसरी जगहों पर भी लोग इस तरह सोच सकते हैं क्योंकि उसकी राष्ट्रीय दावेदारियां हैं जो कि क्षेत्रीय दावेदारियों के मुकाबले हमेशा से बहुत अधिक मजबूत रही हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से अपनी उन्हीं राष्ट्रीय दावेदारियों की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें खास तौर से नेतृत्व के तौर पर उनका चेहरा होगा, जाहिर है, लेकिन यह इस यात्रा का मुझे लगता है कि प्रमुख उद्देश्य है। और जब एक बार वो अपनी राष्ट्रीय दावेदारियों की पुनर्स्थापना कर लेंगे तो सारे देश के पैमाने पर मुसलमान वोटर कांग्रेस की तरफ पहले के मुकाबले ज्यादा अधिक आकर्षित होंगे और दूसरे भी कई समुदाय ऐसा सोच सकते हैं कि ये वो पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी और आज फिर से एक बार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने कदम जमा रही है। मुझे लगता है उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए आशुतोष वर्मा जी की पार्टी इसमें शामिल नहीं होना चाहती। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, देखिए सबका अपना अपना तर्क हो सकता है, समाजवादी पार्टी का अपना तर्क है। आप तो अभी सहमत थे अभय जी से कि देखिए अभय जी ने बहुत साफ साफ कह दिया। नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम बच्ची दल में बार बार कह रहा हूँ, और हमारी एक पॉलिटिकल स्पेस है। अगर हमारी पॉलिटिकल स्पेस में अगर हमारे साथ में कोई साथ में लड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम, हम हर समय तैयार है। हमने कांग्रेस के साथ पहले भी गठबंधन किया है, हमने सीखा है क्या क्या करना है। तो एक राजनीतिक तौर पे, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अभी हमको इस पे सोचना पड़ेगा। एक बार आएगा तो हम लोग बैठेंगे, जो भी वरिष्ठ नेता है इस पे विचार विमर्श करेंगे। हमें कोई इनसे कोई वो नहीं है कि भाई बहुत बड़े मतभेद है हमारे कि तो हम कांग्रेस के साथ में नहीं आएंगे या हमारी पॉलिटिकल स्पेस इतनी ज्यादा गायब कर देंगी कांग्रेस में। हमको पता है कि कांग्रेस यहाँ क्या कर सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए, हमारे तरीके से होनी चाहिए। अब बात आती है कि यात्राओं पे कितना फर्क और समाजवादी पार्टी कैसे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा आप सबको पता है लगातार चलती रहती है।
आज भी हमारी इस समय एक यात्रा चल रही, पद यात्रा 93 दिनों से चल रही है, वो हमारे युवा संगठन कर रहे हैं, 67 विधानसभाओं में कवर कर चुके हैं। तो हम तो यात्राओं के साथ में रहते हैं। इस देश में जितनी भी यात्राएं हुई हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, अंततः उसका जो है निचोड़ राजनीति के पास ही रहा है। चाहे वो चंद्रशेखर जी की यात्रा रही सन 83 में रही हो, चाहे एनटी रामाराव की सन 82 की रही हो, चाहे YSR रेड्डी की रही हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी की रही हो। उन यात्राओं का मैं सिर्फ आडवाणी जी की यात्रा को बात नहीं करता कि वो धार्मिक तरीके से चल रही थी, वो एक धर्म को लेकर चल रही थी। तो यात्राओं का कहीं ना कहीं ये बात सही है, अगर पॉलिटिकल व्यक्ति है तो राजनीति अंतिम पड़ाव होता है। तो हमको वो स्पेस भी पता है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार जो बैठी है उसको लड़ने के लिए क्या क्या तरीके करने हैं। तो हम अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के हिसाब से उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पर रिजल्ट लेंगे। लेकिन मैं आपको आज भी मैं बोल सकता हूं, ये बहुत अच्छे तरीके से वो कह रहे हैं व्हाट्सएप से हो जाएगा, SMS में, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी तक कोई ऐसी चिट्ठी नहीं आई है। अगर आई होती तो हम आपको जरूर बताते कि हम नहीं जा रहे, लेकिन अभी तक नहीं आई है। फिलहाल आज शाम को 7 बजे तक तो नहीं आई है। बाकी अब जैसा बताया आप लोग। मैं क्या बताऊंगा सर, चिट्ठी तो आपके पास ही नहीं आई है। मैं कैसे बताऊं? देखिए, मतलब ये क्वेश्चन एक पत्रकार ने पूछा, हाँ। इसका जवाब दिया, तो मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं कि आ गई है। तो मैं तो प्रदेश कार्यालय में बैठा, कल भी था, आज भी बैठा था। मैंने कहा चिट्ठी तो आए, देखे तो क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आई होती तो बिल्कुल इसमें सोचा जाता, उस पर विचार विमर्श होता। वो ऐसा नहीं होता कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी हमारे। नहीं आशुतोष जी, मैं आज मतलब बहुत तार्किक बात आप कर रहे हैं। आप मुझे आपकी बात बहुत जस्टिफाइड लग रही है कि खुल के बताओ ना यार कि आप किस लिए यहाँ यात्रा लेके आ रहे हो, हमारे साथ किस टर्म्स में होगा। ये आपकी बात एकदम वाजिब है जिस हिसाब से आप कह रहे हो। इतिहास देखिए इतिहास ये बचाता है, इतिहास तो यही बताता है ना। हम सीखेंगे कि इतिहास से ही बिल्कुल जितनी भी बड़ी यात्राएं हुई है। और एनटी रामाराव की तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंच गई थी यात्रा। उन्होंने तो वो शेर का और एम्बेसडर बना के उन्होंने किया, उसके बाद पार्टी बनाई और उसके बाद वो 195 और ये मतलब ऑलमोस्ट 80% सीट जीत गए थे। तो इन तरह यात्राओं का तो निचोड़ अगर राजनीतिक व्यक्ति कर रहा है तो इसलिए और जरूरी है फूक फूक के कदम रखना है कि भैया फायदा कौन उठा ले जाएगा। ब्रांड तो उनका चल रहा है, यात्रा उनकी है, अगले जी साथ में चले गए, फायदा उधर चला गया। इसलिए नहीं सर, हर आदमी अपना हानि लाभ सोच के चलता है ना, लेनी देनी पहले तय हो जानी चाहिए। पॉलिटिकल एक राजनीतिक होने के नाते हाँ इस पे जरूर सोचा जाएगा, क्यों नहीं सोचा जाएगा? ऑफ कोर्स, मैं तो कह रहा हूं सर, क्या मैं आशुतोष जी, मैं बहुत खुली बात करने का पक्षधर हूं, चाहे डिबेट हो चाहे राजनीति हो। भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू के साथ रहती थी तो कम सीट पे भी नीतीश कुमार को क्यों बना देती थी चीफ मिनिस्टर? उसको पता है कि मेरा हमारा सुख ही नहीं है। या शिरोमणि अकाली दल के साथ में लड़ती थी तो बैक सीट पे रह के शिरोमणि अकाली दल पीछे से धक्का क्यों मारती थी? या तमिलनाडु में जयललिता के साथ में करती थी? तो सबका अपना पॉलिटिकल तरीका। तो नेट ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत मौके का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। खुल के आओ, टेबल पे डिस्कस करो, फिर इस पर हम शामिल होंगे। सर एक मुझे बहुत कुछ सेकंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद आशुतोष जी के पास आता हूँ। व्हाट्सएप, मेल, इन सब पे भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज बातचीत हो रही है भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश प्रवास पे, जो 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। लेकिन उसमें अड़ंगा तो नहीं कह सकता, मतलब उसमें जिन दलों को उन्होंने इनवाइट किया था, जो उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावी दल हैं, वो लोग आने को तैयार नहीं है। सभा कह रही उनको चिट्ठी नहीं मिली। आशुतोष जी, कोई व्हाट्सएप, कोई ईमेल नहीं है और कोई दस्ती भी नहीं है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आप विरोध करते हो, कह रहे व्हाट्सएप पे कोई मेल, ऐसा कैसे मान लेंगे व्हाट्सएप पे गया? नीरज जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि मैं कभी किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत बातें नहीं कहता, ना मैं किसी को बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या आरएसएस के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। खैर वो एक अलग सवाल है, किसी ने कहा है तो मैं उसको सिर्फ उस संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा इस बात दोहरा देता हूं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी का कद बढ़ेगा या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें सबसे ज्यादा बेचैनी कहां पे होगी? वो जो जो बीजेपी या भाजपा विरोधी जो दल है उन्हीं को बेचैनी होगी। अगर राहुल गांधी बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो जाते हैं, जैसा कि है वो पहले से, लेकिन अगर और उनका कद बढ़ता है या कांग्रेस पार्टी और मजबूत होती है, तो उत्तर प्रदेश में वो किसका वोट काटेंगे? वो बीजेपी का वोट तो काटेंगे नहीं ना, वो तो समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे, या फिर बीएसपी का वोट काटेंगे, या फिर जयंत चौधरी का वोट काटेंगे।
तो जाहिर सी बात है ये विशुद्ध तौर पर राजनीति है और राजनीति में हर दल को अपनी पहचान और अपने सामाजिक आधार को बचाए रखने का पूरा अधिकार है और वो करता भी है। इसलिए मैंने कहा कि ये व्हाट्सएप का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है। ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि न्योता गया और न्योता नहीं मिला, या तो न्योता भेजा नहीं गया या न्योता मिला नहीं। तो ये इसको किनारे रख दीजिए। एक फोन आज के जमाने में राहुल गांधी उठा के अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं, अखिलेश यादव राहुल गांधी से बातचीत कर देते हैं। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकंड्स, लेकिन फिर भी यह बातचीत हो रही है। इसका मतलब यह है कि यात्रा 3 जनवरी से दोबारा शुरू होगी। आज 28 तारीख है, तो अभी भी 4-5 दिन बाकी है। बहुत कुछ इसमें अगर दोनों नेताओं के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में अगर तय हो जाएगा तो फिर वो साथ साथ चलते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मेरा फिर भी मुझे आपको मालूम है, हमेशा मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहता हूं। मेरा अभी भी साफ तौर मानना है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में मार्च नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी समर्थन देगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आदमी वहां जा सकता है खानापुरी के लिए, खाना जो भी आप कह लीजिए उसको, कोई देखिए। अरे दोनों बातें आप एक साथ कैसे कह सकते हैं? भाई देखिए, रोटी एक है, एक आदमी अचानक नजर आएगा तो बाकी लोगों के लिए तो रोटी कम पड़ जाएगी ना। आधे में अधघर, आधे में सब घर, मतलब वही चल रहा है आज तो। नहीं, बीजेपी का वोट समाजवादी पार्टी नहीं काटेगी ना, कांग्रेस पार्टी बीजेपी का वोट नहीं काटेगी ना, वो तो भाजपा विरोधी वोटों। आशुतोष जी, फिर ये पूरी चर्चा की बहस जो आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, दुबे जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन कह रहे हैं, केवल सरल जी को छोड़ के, कि ये बात सीधे सीधे 24 पे जाती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस पूरी यात्रा को या जो कुछ भी यूपी में हो रहा है उसको विपक्षी एकता के नजरिए से मत देखें। मैं क्यों ना देखूं, मुझे आप ये बताइए। नहीं, मैं सुनिए, सवाल तो सुनो ना। आप कह रहे हैं ना कि इसको विपक्षी एकता के तौर पे मत देखिए। मैं क्यों ना देखूं, मुझे ये बताइए कि क्या राहुल जी और अखिलेश जी पिछले 2-4 साल में, 1-2 साल में कभी साथ बैठ के चाय पिए? मायावती जी के साथ कभी मिलने गए? नहीं, सवाल तो सुन लो आप मेरा। आप लोग ये कह रहे हो, दुबे जी भी यही कह रहे हैं कि नहीं 24 अभी बहुत दूर है, वहां पे जाके हम लोग ये विपक्षी एकता का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं उसको बाद में देख लिया जाएगा कैसे है। भैया, जब आपका ये सब कार्यक्रम होते हैं तो पहले आपका अफेयर चलता है, डेटिंग वेटिंग करते रहते हैं। अचानक थोड़ी एक दिन पहुंच गया, आज मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं, हमारा तुम्हारा 50-70 ये सब डिसीजन हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में नहीं होता है। तो अगर आज आपके बीच में ये संबंध नहीं है कि आप फोन उठा के नहीं कर सकते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 10 सेकंड लगेगा, तो ये 24 की तैयारी के दौर में मैं ना देखूं। मैं ये मान लूं नहीं, बाद में कुछ एक चमत्कार होगा, अचानक एक दिन सब लोग बैठेंगे और डिसाइड कर लेंगे। कैसे मान लूं ये? उसका एक बड़ा कारण है। कारण यह है कि आज की तारीख में सारे विपक्षी दलों को इस बात का एहसास है कि अगर केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 2024 में वापस आती है तो सबके लिए मुश्किल खड़ी होगी। यह समझ सारे विपक्षी दलों के अंदर है, जैसे कि 1988-89 में थी कि अगर राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ आपने देखा कि ज्योति बसु, लाल कृष्ण आडवाणी जो बिल्कुल धुर विरोधी एक दूसरे के, वो एक डिनर टेबल पर आके खाना खाने के लिए तैयार थे और अंत में उन सब लोगों ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप को समर्थन दिया और फिर वो सरकार गई। तो क्या उसके लिए कोई 1.5 साल पहले कोई योजना बन चुकी थी क्या? धीरे धीरे ही बर्फ पिघलती है और अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में बर्फ पिघली हुई है, ऑलरेडी पिघली हुई है। ये एक मोडालिटी नहीं, ये एक तरीका हो सकता था। नहीं आशुतोष जी, नहीं आप ना सरलीकरण कर देते हैं। ये एक तरीका हो सकता था जहां पे लोग मिलते, एक माहौल बनता। ममता बनर्जी की पार्टी का आज शाम का स्टैंड मैं बता रहा हूं आपको कि वो बिल्कुल सहमत नहीं इससे। वो कह रहे नहीं ये क्या तरीका है, कभी बात नहीं की हो, आप अचानक से आप यात्रा निकाल रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करेंगे मैं आपका समर्थन करें इसमें। मैं आपको बता देता हूं, 1989 में जब चुनाव चल रहा था तो कई दलों के बीच में फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ और कई ऐसे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने साफ तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के मंच पर और लाल कृष्ण आडवाणी को अपने मंच पर जाने से मना कर दिया पब्लिकली। ये सब पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या विश्वनाथ प्रताप की सरकार को लाल कृष्ण आडवाणी ने समर्थन नहीं दिया? समर्थन दिया था। भाई राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल दे विल टेक देयर पाउंड ऑफ फ्लैश और वो उस पाउंड ऑफ फ्लैश के लिए जितने हद तक बार्गेनिंग करनी पड़ेगी बार्गेनिंग करेंगे वो लोग। अगर मैं फिर कह रहा हूं 1989 में अगर ज्योति बसु, लाल कृष्ण आडवाणी साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार समर्थन दे सकते हैं, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी में दिक्कत नहीं पैदा होगी। हाँ, प्रॉब्लम तब होगी जब समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ जाने की बात करे। आज वैसी स्थिति नहीं है।
तो सबके समझ में आता है कि बीजेपी आशुतोष जी ये बात आज थोड़ी समझ में आई है, दिक्कत और पैदा हो जाएगी। आज थोड़ी समझ में आई है। 2019 के बाद से ये पहले से, लेकिन चलो 2019 के बाद से मान लो समझ में आ रही थी। प्रयास मुझे बताइए ना, एक प्रयास मुझे बताइए कि ये प्रयास विपक्ष ने किया, इसलिए सवाल बार बार उठ रहा है। और इस चर्चा में लगातार ये बात साबित हो रही है कि अगर बीच में इतने मतभेद हैं कि आप आपसे एक बात कह देता हूं, अब फिर मैं एक बात आपसे कह देता हूं, हाँ। ये मतभेद 2024 मार्च तक भी रहेंगे। तो अगर चुनाव डिक्लेयर तो फिर कैसे होगा ना हर्षवर्धन जी, ये बताइए मुझे कि कोई अपना टर्फ छोड़ना नहीं चाहता। 1989 में हुआ ज्योति बसु लाल, जो लॉजिकल है, मैं आ रहा हूं वर्मा जी आपके पास, ये अपना टर्फ कोई नहीं छोड़ेगा और कांग्रेस को ये लगता है कि सब कुछ हो जाएगा और आशुतोष जी को भी लगता है कि सब एक साथ बैठेंगे हो जाएगा। भूमिका बननी पड़ती है, बहुत समय नहीं रह गया, 1.5 साल है। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि सब लोग मिलके इस सरकार से लड़ें, ऐसे लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे, अलग अलग लड़िए सब लोग। नहीं नीरज जी राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है और ऐसे एक से एक चमत्कारिक गठबंधन हुए हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये सब मिल कर लड़ चुके हैं, ये कोई नया या चमत्कृत करने वाला अब गठजोड़ भी नहीं रहा। और मुझे तो ये भी लगता है कि हम में से कोई एक कम होता पत्रकारों में से, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बड़ी सख्त जरूरत थी। और मैंने इनवाइट ही नहीं किया तो मैं क्या बुलाता, उनको तो चिट्ठी भी नहीं लिखी उन्होंने। नहीं, इसीलिए दरअसल असली मूल बात ये मैं यही कहने जा रहा था। ये देखिए पटेल जी ने कहा सिर्फ लाइक माइंडेड बुलाया, आम आदमी पार्टी लाइक माइंडेड नहीं है तो नहीं बुलाया उन्होंने। नीरज जी जब आप कहते हैं कि लाइक माइंडेड और ये हमारे लाइक माइंडेड नहीं है, तो इसी से आप सोचिए कि ये नफरत तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के भीतर है ना। ये लाइक माइंडेड और गैर लाइक माइंडेड क्या होता है? आप कह रहे हैं कि नफरत है देश में, तो क्या आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी नफरत फैलाती है? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस डिबेट में आम आदमी पार्टी को होना चाहिए। आप आज के कैनवास को देखिए, आज का पॉलिटिकल कैनवास ये कहता है कि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। गुजरात में आम आदमी पार्टी एक मजबूत स्थिति में पहुंची है। अब उनकी राजनीति मुझे कम ठीक लग सकती है, मैं कई बार उसकी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज जो बात कर रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को एकदम से डिस्काउंट करके कैसे चल सकते हैं? और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये यात्रा देश में भाजपा को, सीधे ही राहुल गांधी कहते हैं ना कि संघ और भाजपा ने नफरत फैला दी, हम उसके खिलाफ हैं, तो फिर तो हर किसी को हाथ पैर जोड़ के विनम्रता से जाके किसी के घर जाके गए क्या? यात्रा शुरू करने के पहले किसी के घर गए, किसी पार्टी के दफ्तर गए? मुझे लगता है कि 2024 वाली बहस तो होनी ही नहीं चाहिए। ये यात्रा है, राहुल जी कितने खड़े हो पाएंगे उतना हर्षवर्धन जी, मैं इसको उलट के देखता हूं। मैं कांग्रेस की साइड से एक सवाल पूछता हूं, अगर चिट्ठी गई नहीं गई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपको लगता है, जो कि मान रहे हैं लोग कि देश में बहुत खराब हो गया है माहौल, सामाजिक तौर पे, इनके तौर पे, उनके तौर पे, तो चिट्ठी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप तो सामने से आके कहते हैं कि हाँ भैया इस यात्रा में भी शामिल हूं आपको, लेकिन वहां पे गणित लग रही है, नफा नुकसान जोड़ा जा रहा है। तो फिर कहे कि एकता, यार किस बात का हम लोग ये मुगालता पाले बैठे थे कि विपक्षी दल एक साथ जुड़ जाएंगे? अपना हिसाब किताब लगा के लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इतनी चिंता इस देश की कर रहे हैं तो सामने से जाते कि भैया इस यात्रा में ये 500 किलोमीटर में आपके साथ रहूंगा। कोई गया क्या? चिट्ठी लिखने के बाद भी नहीं आ रहे हैं और हमको ये लग रहा है कि नहीं ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। गणित लग रही भाई साहब, गणित। क्या आप मेरे राज्य में आ रहे हैं? आपकी हैसियत क्या है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि इस वाले मुद्दे पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल ठीक कर रही है। उसको अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखानी चाहिए। राजनीति में यही तो होता है, उसमें खुल के बोलना चाहिए, क्यों दबा छिपा के करना। जी अच्छा, छोटे छोटे कमेंट आशुतोष वर्मा जी और सरल जी के एक एक करके छोटे छोटे, बहुत 30-30 सेकंड बोलिए सर, समय कम है। नहीं देखिए, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी आप कह रहे हैं कि गठबंधन किस तरीके से होगा, कैसे विपक्षी एकता होगी। मैं कहता हूँ अभी हाल ही में 2022 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस की अपनी पार्टी, अपने कैंडिडेट, 403 कैंडिडेट खड़े हुए। समाजवादी पार्टी भी अपनी लड़ रही थी। उसके कुछ महीनों पहले जब राष्ट्रपति का जब इलेक्शन हो रहा था तो भारतीय समाजवादी पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट को, यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट किया। तो ये कहना कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है और आज क्योंकि यात्रा में हम साथ में नहीं है तो हम विपक्षी बिल्कुल तितर बितर हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये एक चीज बताइए आशुतोष वर्मा जी, ये खतरनाक है। आशुतोष वर्मा जी, एक सवाल है मेरा, मतलब मैं जिज्ञासावश जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। क्या ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ आपके दफ्तरों में ऐसे बैनर लगे कि यहाँ दफ्तर मत आइएगा, इनका प्रवेश वर्जित है?
नहीं, मुझे बिल्कुल इसका नहीं, और मुझे लगता है कि ये शरारती तत्वों ने किया है, लेकिन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आपको मैं बताऊं, ओम प्रकाश राजभर जी से मेरी बात सुनिए, मीडिया के माध्यम से ये पोस्टर दिखा है। हाँ। मैं कल शाम को जब गया तो वो पोस्टर नहीं था। हाँ। इसका मतलब ये कोई व्यक्ति जो नहीं चाहता है कि कभी भी आगे फ्यूचर के रास्ते खुलने भी हो तो बंद हो जाए, आप बंद कर दिए सर। आप ये तो मुझे लगता है तो भाजपा ही बैठ के यही सब करते रहते हैं। अरे वर्मा जी, ये जो है ना, आप जो है इधर की उधर ठीकरा फोटो। आज शाम को ओम प्रकाश राजभर जी, सुनो ना सर, भी नहीं मिला, ओम प्रकाश राजभर लगाया, इतनी बुरी तरीके से फायर थे आपकी पार्टी के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते हैं। स्वतंत्र है ना कुछ भी कहने के लिए। जो बात मैं कह रहा हूं कि यूपी के अंदर भी जो सारे दल ओम प्रकाश राजभर जी भर भर के आपको गरिया रहे हैं, अरे कि वो हमको क्या बताएंगे, वो ये करें वो करें फलाना ढिमकाना। तो इतने जब टुकड़े मतभेद हैं, आपके साथ चुनाव लड़े थे, उसके बाद चुनाव तुरंत बाद वो अलग हो गए, क्या रोक पाए आप उनको? वो भाजपा के साथ भी चुनाव लड़े थे, भाजपा के साथ वही तो नहीं, किसके साथ लड़े वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं है साथ में। ये एक इश्यू है, ये सवाल है, और होता नहीं है नीरज जी, राजनीति होता सर नहीं। मैं एग्री हूं आपसे, आप दिखाना चाह रहे हो ये होता ही नहीं है। नहीं मैं जब एनडीए जो है पीडीपी के साथ में सरकार बनाती है और आज गुपकर गैंग करके उसको बदनाम कर रही, आप खुद सोचिए ना, जिसको अनहोली कह दिया खुद ही ने भाजपा ने कि गलत हो गया हमसे, वही नीतीश कुमार उनके लिए भगवान थे कि कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाते, आज कहते हैं मौका परस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी या इस देश की राजनीति में ये कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बोला हर्षवर्धन जी ने कि कहीं कब भी हो सकता है, लेकिन एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते, एक पार्टी का पॉलिटिशियन होने के नाते मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज को, किसी को भविष्य में इस तरीके से राजनीति जाएगी, ये ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, ये राजनीति भारत की राजनीति नहीं है। भारत की राजनीति जैसे सन 77 में हुआ कि सब लोग मिलके, भाई भारतीय जनता पार्टी और हम लोग भी बहुत जनता दल वाले बहुत साथ में नहीं थे, लेकिन हम लोग आके खड़े हुए, तब सरकार बनी, लंबे समय तक नहीं चली, टूट गई। अभी आशुतोष जी ने वीपी सिंह के लिए बताया कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो है आके उनको, तो भारत की राजनीति ऐसे जो आशुतोष जी, मैं आपके पॉइंट को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, आप राजनीतिक दल और आपका पूरा हक है कि टेबल पे बैठ के डिस्कस करें, नेगोशिएट होगा, उसके बाद आगे की बात होगी, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो ये सवाल इतिहास के आईने से ही पूछ रहा हूं, जो आशुतोष जी मुझे बार बार याद दिलाते रहते हैं कि ऐसे जितने भी अलायंस बने हैं बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, दोबारा ऐसा हुआ कि आप के साथ चाय भी नहीं पी रहे होंगे। तो ये सारे सवाल इसलिए मैंने रखे क्योंकि ये यात्रा उस प्रदेश में जा रही है जो देश की केंद्रीय राजनीति को तय करता है। तो अभी जो आशुतोष जी ने सुझाव दिया ना, अगली बार आम आदमी पार्टी और टीएमसी को भी बुलाएंगे और यहीं पे आप पूछ लीजिएगा उनसे कि वो कितना इस यात्रा के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, देखते रहिए CNBC आवाज़।